आज हम लोग करेंगे ओरल एविडेंस चैप्टर 4। दो सेक्शन है चैप्टर 4 में, दो सेक्शन है आपका, सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60। ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है ये। ओरल एविडेंस, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जनरल रूल है, सुनिएगा। क्या किसी भी फैक्ट को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कोर्ट में किसी भी बात को, किसी भी फैक्ट को हम लोग कैसे साबित करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। तो कहा जाता है कि ए फैक्ट कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय प्रोड्यूसिंग विटनेसेस, या तो आप क्या करेंगे, विटनेस लाएंगे कोर्ट में, गवाह को लाएंगे, ठीक है ना, या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। हाँ या ना, दो ही तरीके से अपनी बात को साबित कर सकते हैं आप ना कोर्ट में। आप कोर्ट में दो ही तरीके से अपनी बात को साबित करेंगे। कैसे कैसे, या तो विटनेस को लाएंगे या फिर उसके लिए रिगार्डिंग जो भी है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम जो विटनेसेस के थ्रू किसी चीज को साबित करते हैं, किसी फैक्ट को साबित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। क्लियर, जो कि सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में, ठीक है ना, दे रखा है ओरल एविडेंस के बारे में। किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को हम लोग जब विटनेस के माध्यम से, गवाह के माध्यम से जब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, वह जो है वही आपका ओरल एविडेंस है, जो कि चैप्टर 4 में दे रखा है। और सेक्शन 59 और 60 इसके लिए दो सेक्शंस आपके एविडेंस एक्ट में जो है दे रखा है। सुनिएगा सेक्शन 59, सुनिएगा। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। एकदम सिंपल सेक्शन है। सेक्शन 59 कह रहा है, क्या आपको क्या कह रहा है, कि जितने भी फैक्ट्स हैं, ऑल फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, सिवाय किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ के, क्योंकि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम लोग है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते हैं, तो उसको हम लोग, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या बोले हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको छोड़ के, वो अपवाद है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसको छोड़ के बाकी सभी फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो कहता है कि मे बी प्रूव्ड, यानी कि साबित किए जा सकते हैं, ठीक है ना, बाय ओरल एविडेंस। यानी कि केवल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी जो फैक्ट हैं उनको हम लोग ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे, मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। क्लियर, फैजल क्लियर, अंशु, आनंद, निशा, रानी, अर्पणा, तहसीन, क्लियर। सिंपल चीज है, ठीक है। अब ओरल एविडेंस का मतलब समझ में आ ही गया है, ओरल एविडेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। कहता है क्या, सेक्शन 3 में देखिएगा आप, सेक्शन 3 जो है एविडेंस को जब डिफाइन कर रहा है सेक्शन 3 में, जहां पे कहता है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है ना, बिफोर इट बाय विटनेसेस, ठीक है ना, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जो भी स्टेटमेंट आता है, जिसको कोर्ट अलाउ करता है, जिसको कोर्ट परमिट करता है, ठीक है ना, क्या कि आप विटनेसेस लाइए, विटनेसेस के माध्यम से करवाइए, बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, अंडर इंक्वायरी। तो जो भी कहता है कि आप विटनेसेस लाइए, विटनेसेस के माध्यम से करवाइए, तो कहता है कि उस विटनेस को हम लोग क्या करते हैं, और वो विटनेस जो आकर कोर्ट में बोलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विटनेसेस कौन आएगा, ठीक है ना, सेक्शन 119 में दे रखा है ये चीजें। सेक्शन 19 में आप सेक्शन जब 119 देखिएगा तो वहां दे रखा है, क्या बोला है, कोर्ट क्या अलाउ कर रहा है आपको कि किसी भी फैक्ट को क्या कीजिए, आप विटनेसेस के माध्यम से कोर्ट में आप जो है
साबित कीजिए। ठीक है, सेक्शन 3 में देखिएगा एविडेंस के लिए जहां पर डिफिनेशन दे रखा है वहां पे देखिएगा, ठीक है ना। तो कहता है कोई भी विटनेस, ठीक है ना, ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे कम्युनिकेट बाय साइन। एक तो विटनेस क्या है, आके मुंह से बोलेगा, दैट इज ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कोर्ट में खड़ा होगा, ओथ लेगा और वह जो बात उससे पूछा जाएगा वह बोलेगा वो। ठीक, 119 दे रखा है क्या कि अगर कोई विटनेस अनेबल टू स्पीक है, बोलने में असक्षम है, तो वो क्या करेगा, तो कहता है मेक कम्युनिकेट, यानी कि वह कम्युनिकेट कर सकता है बाय राइटिंग, ठीक है, एंड, ठीक है ना, बाय साइन, किसी भी इशारे से, चिन्ह से, ठीक है ना, वह कम्युनिकेट कर सकता है। एंड ईदर केस इट विल बी रिगार्डेड एज ओरल एविडेंस, उसको भी हम लोग ओरल एविडेंस कहते हैं। क्लियर है ये चीजें, हाँ या ना। एक तो आप ओरल एविडेंस में क्या बोले कि विटनेसेस के माध्यम से होगा, यानी कि जो विटनेस आकर कोर्ट में बोलेगा उसको हम लोग ओरल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। दो ही तरीके से किसी चीज को साबित कर सकते हैं, या तो आप कोर्ट में खड़े होइए और उसके जो फैक्ट है उसके रिगार्डिंग जो है बात बोलिए, एक उससे आप साबित कर सकते हैं, या उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो विटनेसेस के माध्यम से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। ठीक, अब ओरल एविडेंस सिर्फ जो बोलता है वही नहीं है, सेक्शन 119 जब देखेंगे तो वहां यह कह रहा है कि जो बोलने में असक्षम है, यानी कि अगर वह कुछ चीज इशारे से बता रहा है या वह कोई साइन बता रहा है आपको, ठीक है ना, या लिख कर दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग ओरल एविडेंस कहते हैं। क्लियर, बोलिएगा। सेक्शन 59 क्लियर। सेक्शन 59 क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? तहसीन, अर्पणा, आनंद, आवाज आ रही है अगर तो बोलिएगा। क्लियर है ना सेक्शन 59? हाँ, अब आइए सेक्शन 60। बहुत अच्छा सेक्शन है, छोटा है, केवल दो सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, 59 पढ़ेंगे और 60 पढ़ेंगे। 59 सिंपल सा बात है, वह कह रहा है क्या कि ओरल एविडेंस क्या होता है, ठीक है ना, क्या उसका मतलब होता है, ठीक है ना, और किसी भी फैक्ट को हम लोग ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे, यह बात सेक्शन 59 कह रहा है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 60 क्या कह रहा है। सेक्शन 60 कह रहा है, हाँ, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहा है, बार बार आप लोगों को कहे हैं कि एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये सेक्शन 60 कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा कह रहा है कि हम जो डायरेक्ट एविडेंस होगा, जो कि जिसको हम लोग आई विटनेस बोलते हैं, ये सिंपली ऐसे समझिए, ठीक है ना, उसके बारे में यह बात कर रहा है कि वह मस्ट बी डायरेक्ट। यहां पे हियरसे एविडेंस जो है उसको एविडेंस नहीं माना गया है। अगर हियरसे एविडेंस है तो कहता है उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। पहले जो सेक्शन 60 कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। क्लियर, अब पढ़ते हैं, सुनिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन है। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस, सभी मामले में, ठीक है, जो ओरल एविडेंस है व्हाट एवर बी डायरेक्ट, ठीक है ना, जो भी है वह डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज टू से, अब सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। ए नंबर, आपका फर्स्ट नंबर जो दे रखा है क्या दे रखा है, इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु से ही सॉ इट। अब देखिए डायरेक्ट एविडेंस को जो बताया है, क्या क्या डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है ना, वो क्या चीज हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसको क्लियरली किया है। सुनिएगा, सबसे पहला पैरा में दे रखा है क्या कि वह आदमी जो ये कहता है कि हमने इसको देखा है, इस घटना को होते हुए देखा है। इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट, ठीक है ना, विच कुड बी सीन। अब देखिए डायरेक्ट एविडेंस किसको किसको कह रहे हैं, सुनिएगा पहले इत्मीनान से आप लोग। यानी कि अगर जो इसको देखा है, विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस, तो आप ऐसे गवाह को लाइए, ठीक है ना,
हु सेज, जो यह कहता है कि ही सॉ इट, उसने इसे देखा है, इस घटना को होते हुए देखा है। सबसे पहला डायरेक्ट एविडेंस आई विटनेस, जो ये कहे कि मैंने इस घटना को होते हुए देखा है, डायरेक्ट एविडेंस सबसे पहले। अब देखिए सेकंड पैरा देखिए, इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी हियर्ड, ठीक है ना, अगर यह सुनी सुनाई बात थी, अगर यह सुना हुआ है, कोई ऐसी बात है, तो कहता है इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस। अब कोई ऐसा गवाह लाइए क्या, हु सेज ही हियर्ड इट, हु सेज ही हियर्ड इट, यानी कि कुछ ऐसा गवाह लाइए जो यह कहे कि उसने इसे क्या किया है, सुना है। इस लाइन को याद रखिएगा, सेक्शन 60 में एक बात हम क्या बोले हैं कि हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। ये बात आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। पहला डायरेक्ट एविडेंस में क्या कह रहा है कि ऐसा विटनेस लाइए जो यह कहे कि उसने इसे देखा है, इस घटना को होते हुए देखा है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर यह सुनी सुनाई बात है तो अब ऐसे आदमी को लाइए जो ये कहे कि मैंने इसे सुना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, सी नंबर क्या कह रहा है, सॉरी थर्ड पैरा क्या कह रहा है, इफ इट रेफर्स टू फैक्ट विच कुड बी perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who say he perceived it by that sense or in that manner। सिंपल सा चीज है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट जो किसी भी सेंस ऑर्गन से, देखने और सुनने के सिवा किसी और सेंस ऑर्गन से परसीव किया गया है, ठीक है ना, तो किसी अब ऐसे विटनेस को लाइए जो ये कहे कि उसने इसे परसीव किया है, उसने इसे महसूस किया है। इस लाइन को समझे सभी आप लोग? अर्पणा, अंशु, हाँ। अब सबसे पहला विटनेस किसको बोल रहा है, तो सबसे पहला विटनेस कह रहा है कि जो ये कहे कि मैंने इस घटना को होते हुए देखा है, यानी आई विटनेस, मैंने इसे देखा है, ठीक। सेकंड पैरा क्या कह रहा है, सेकंड पैरा कह रहा है कि जो आदमी, अब ऐसा विटनेस लाइए, ठीक है ना, जो यह कहे कि मैंने इसे सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। दो बातें। तीसरी बातें क्या कह रहा है कि देखने और सुनने के सिवा अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज सेंस ऑर्गन से परसीव किया जा सकता है, जैसे कोई सेंट है, कोई गंध है। अब एक अंधा आदमी कहीं से जा रहा है तो वो तो ना देखा ना कोई बात सुना, लेकिन उसको वहां के आसपास का कोई ऐसा खुशबू लगा, सेंट लगा, तो कोर्ट में आकर कहेगा ना जब वहां से गुजर रहे थे तो हमको वो चीजें मतलब उसका सेंट ऐसा लगा हमको, हाँ या ना, तो वो अपने नाक से परसीव किया उस सेंट को कि नहीं। अर्पणा, अंशु, समझ रहे हैं बात को कि हम किसी चीज को सेंस ऑर्गन, हमारा जो 6 ज्ञान है, वो क्या कहते हैं इसको, ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी चीज से हम लोग परसीव करते हैं। 5 या 6 जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसी चीज से हम परसीव करते हैं किसी चीज को। या तो देखेंगे तो आई विटनेस हो गया, सुनेंगे हियर से विटनेस हो गया, या अपने किसी और सेंस ऑर्गन से परसीव किए हैं। कोई अंधा आदमी, ठीक है ना, किसी चीज को छूकर ही बता पाएगा ना कि छूने में कठोर था, हाँ या ना। अगर किसी हम अंधे आदमी को एज ए विटनेस लाएंगे तो वो क्या कहेगा कि माय लॉर्ड जब हम उस चीज को छुए तो वो छूने में बहुत हार्ड था, बहुत कठोर था, यही ना कहेगा, या छूने में बहुत कोमल था, हाँ या ना। बिल्कुल, यदि परसीव किया, वो उस चीज को छूकर महसूस किया, वो परसीव किया कि नहीं किया। आनंद, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग, हाँ या ना। रानी, निशा, हाँ। अब कोई आदमी कहीं से गुजर रहा है, वो अंधा है मान लीजिए, या कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन बगल से गुजर रहा है तो उसको सड़ी हुई लाश का खुशबू आया, ठीक है ना, या बदबू आया। एक लाश जो काफी दिनों से पड़ा हुआ था, तो वो कोर्ट को क्या कहेगा, कोर्ट को पता, कोर्ट उससे जब पूछेगा कि तुमको कैसे पता है कि कोई चीज वहां पे है, तो वो कहेगा ना कि हमको बदबू लगा, बहुत सड़ी हुई चीजों का बदबू लगा। वो यही ना कहेगा, वो थोड़े कहेगा कि हम देखे लाश को, जब वो देखा ही नहीं तो वो कहेगा नहीं कि हम देखे। वो क्या कहेगा कि जब गुजर रहे थे तो हमको बहुत अजीब बदबू लगा तो हम पुलिस को इन्फॉर्म किए। कोर्ट में यही ना कहेगा वो। तो वह अपने नाक, हाँ, अपने नाक से उस बदबू को परसीव किया। तो
तो यानी किसी भी हम सेंस ऑर्गन से जब किसी चीज को परसीव करते हैं तो वो कहेंगे हम। नेक्स्ट पैरा में है, इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on these grounds. एक्सपर्ट ओपिनियन आप लोग पढ़े ही हैं कि अगर कोई आदमी किसी चीज पर अपनी कोई राय रखता है और कोर्ट को वह बताता है कि उसकी यह राय रखने का क्या ग्राउंड है, तो वह बताएगा कोर्ट को। जैसे हम लोग किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है ना, और डॉक्टर कैसे कहता है कि माय लॉर्ड यह जो है लास्ट 17 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, बोलता है कि नहीं बोलता है कोर्ट को? ना वह देखा, ना वह सुना, ठीक है ना परसीव किया, बल्कि वो जो उसका जो अपना एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, वो क्योंकि वह क्या है, पोस्टमार्टम जो एक्सपर्ट है या इन चीजों का वह एक्सपर्ट है, तो कोर्ट को बताएगा ना कि इसके इस चीज को देखने से समझे कि यह लाश है काफी पुरानी है। हाँ या ना? एक्सपर्ट ओपिनियन बताए हैं आप लोगों को, क्लियर? हाँ, तो ये 4 चीजें कह रहा है आपको। क्या? या तो कोई किसी ने देखा हो, या किसी ने सुना हो, या किसी और सेंस ऑर्गन से परसीव किया गया हो, या कोई ओपिनियन हो और उस ओपिनियन के पीछे का ग्राउंड हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट एविडेंस के अंदर रख रहे हैं अंडर सेक्शन 60, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, इसी में सुनिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी, ठीक है ना, इट इज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल एंड द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच, ठीक है ना, treatises. If the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards unreasonable. हम लोग, ठीक है ना, हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन पढ़े हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग कब एडमिट करते हैं कोर्ट में? बताइएगा जरा। हाँ, वेरी गुड। तो यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग क्या, डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है कि ऐसा आदमी कोई स्टेटमेंट देता है और देने के बाद वो मर जाता है, तो कोर्ट उसको क्या मानता है? रेलेवेंट मान के एडमिट करता है, ठीक है, जबकि विटनेस आया नहीं है। यही चीज समझा रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन हो या कोई ऐसा विटनेस जो कोर्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन जो 60 के नीचे वाला जो प्रोवाइडेड दैट जो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी चौथा आप क्या पढ़े थे कि कोई आदमी अपना ओपिनियन दे रहा है और ओपिनियन के पीछे का ग्राउंड बता रहा है। प्रोवाइडेड दैट ये 4 लोग तो आएंगे ही बोलने के लिए, ठीक है ना, जो भी बताए हैं आप लोगों को। इसके बाद कह रहा है क्या कि ऐसा कोई विटनेस जो कोर्ट में नहीं आ सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है ना, या ऐसा कोई आदमी जो कि लाया जिसको के बारे में पता नहीं है, या ऐसा कोई विटनेस जिसको लाने में बहुत खर्चा है। ये सब आप लोग को बताए हुए हैं, आनंद बताए हुए सब चीजों को ना। तो कोर्ट क्या करता है? हाँ, तो कोर्ट क्या करता है? अलाउ कर लेता है, कोर्ट इसको एडमिट कर लेता है कि चलो ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन है, वो आदमी तो मर गया है, वो आ नहीं सकता है, लेकिन हम फिर भी इसको अलाउ कर रहे हैं। वही प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है आगे। चलिए अब सुनिएगा, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा चीज सुना रहे हैं सेक्शन 60 से रिगार्डिंग हियर से एविडेंस को लेके। जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो सेक्शन 60 कहना चाहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ठीक है ना, हियर से एविडेंस को मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब हमको आई विटनेस चाहिए, ठीक है, सुनी सुनाई बात पर कोर्ट यकीन नहीं करेगा, सिंपल सा ये रूल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग सेक्शन 60 में पढ़ते हैं, रूल, ठीक है ना, ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ हियर से एविडेंस। सेक्शन 60 के अंदर ही इस चीज को पढ़ते हैं कि हियर से एविडेंस को जो हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इसका जो रूल है वो क्या रूल है, क्यों हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 60 के अंदर ही इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई पूछेगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग जरा बताइएगा क्यों हम लोग हियर से एविडेंस को जो है एक्सक्लूड कर देते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में?
जरा बताइए तो। क्यों? तो सबसे पहला नियम क्या कि सेक्शन 60 कह रहा है, आपको सुनिएगा इत्मीनान से। सेक्शन 60 कह रहा है क्या कि इन ऑल केसेस इट मस्ट बी डायरेक्ट एंड नॉट हियर से, ये कह रहा है, हाँ या ना? यही सेक्शन 60 कह रहा है ना। तो सबसे पहला तो आपका लॉ ही इस बात को कह रहा है क्या, ठीक है ना, कि ओरल एविडेंस जो है मस्ट बी डायरेक्ट, यानी हम लोग हेयर से एविडेंस को नहीं लेंगे हम लोग। अब ये कह, हाँ कुछ बोलना है? किसी की आवाज अनम्यूट है, देख लीजिए, ठीक है ना, किसी की आवाज अनम्यूट है। चलिए, तो क्या फैजल क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर आवाज। सुनी सुनाई बात, हाँ हाँ, सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात, ठीक है ना। कब हम लोग कहते हैं व्हेन इट इज हियर से एविडेंस, जब, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि ए पे चार्ज है, ठीक है ना, किस चीज का चार्ज है कि उसने बी को पीटा है, ठीक है ना, ए इज चार्ज फॉर बीटिंग बी, ए पे आरोप लगा है कि उसने बी को पीटा है, ठीक है ना। अब एक्स को हम लोग विटनेस बना के ला रहे हैं, एक्स एज ए विटनेस, ठीक है ना, डिपोजिट दैट सी टोल्ड हिम, कि एक तीसरा सी आदमी है जो उसने क्या कहा, एक्स को कहा, एक्स तो विटनेस है, कोर्ट में आया और कोर्ट में खड़ा होकर यह कह रहा है क्या कि हमको सी बताया, ठीक है ना, कि ए ने बी को पीटा। आवाज म्यूट कीजिएगा फैजल। कोर्ट में, ठीक है, हेयर से एविडेंस क्या होता है, हेयर से विटनेस क्या होता है, सुनिए। ए पे चार्ज है कोर्ट में कि उसने बी को पीटा, ओके, विटनेस कौन है, एक्स है विटनेस, वह कोर्ट में आया और कहा कि हम तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देखे, बल्कि हमको सी बोला, ठीक है ना, कि उसने ए को पीटते हुए देखा या ए ने बी को पीटा, हमको यह बात सी बताया, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हियर से एविडेंस, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्यों इसको एडमिट नहीं करते हैं या इसको डायरेक्ट नहीं मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि इसमें जो विटनेस होता है ना, वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है ना, वो पर्सनल एक्नॉलेज के बारे में जो है वो बात नहीं करता है, वो अपने ऊपर, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हियर से एविडेंस पे, हाँ या ना? हियर से एविडेंस पे कोई, हाँ बिल्कुल नहीं बनती है। अब क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती है कि ये बात तो उसको सी कह रहा है एक्स को, तो यहां तो एक्स जो है अपना पल्ला झाड़ लेगा कि हमको जो सी बोला हम वो बोले, अब बात पीटा कि नहीं पीटा ये बात तो सी जाने, मेरे ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये तो मुझे सी ने कहा और हम कोर्ट को बता रहे हैं। इसी वजह से हियर से एविडेंस को जो है हम लोग क्या करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं या उसको एविडेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी कि हियर से एविडेंस को जो डिफिनेशन है तो कहता है क्या ये कहता है कि कोई आदमी जो स्टेटमेंट दे रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस नॉट बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, हिज ऑन पर्सनल नॉलेज, उसके पर्सनल नॉलेज पर वो चीजें बेस्ड नहीं होती है, बट ऑन व्हाट ही हियर्ड, लेकिन उसने मतलब किस चीज पर तो होता है, जो उसने सुना होता है उस पर वह आधारित होता है, और चूंकि उसका पर्सनल, उसका कोई मतलब नॉलेज उस चीज पर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पर्सनल कोई लायबिलिटी वो नहीं लेता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर? इसकी कोर्ट में इसको हम लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इसकी बहुत ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब क्या क्या चीज है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चंस अराइज होता है कि क्यों हम हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड करते हैं, तभी जो समझा रहे हैं। तो इसके लिए दो तीन जनरल नियम है। क्या नियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज जो बोले हैं कि गवाह जो है, विटनेसेस जो है, मे नॉट फील रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, टू गिव द एग्जैक्ट एविडेंस एज द विटनेस हिमसेल्फ, ठीक है ना, हैज नॉट परसीव्ड, ठीक है ना,
क्योंकि वह देखा नहीं है, ना परसिव्ड किया है, ना आंख से देखा है। उसने क्या कहा, पर्सनल जो है वो किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना। आप उस तरह के गवाह को जो हियर से है उसको बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं कर सकते हैं। विटनेसेस इज नॉट रिलायबल एज ही हिमसेल्फ, ठीक है ना, नॉट परसीव दैट फैक्ट एंड देयरफॉर एन इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई द ट्रूथ। उसका आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। हियर से एविडेंस का जो है क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधा वो पल्ला झाड़ रहा है। जैसे ही अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिन करेगा तो बताइए आपने क्या देखा या क्या सुना, तो वो ना कुछ देखा होता है। हाँ, रहा सवाल क्या सुना, तो कहेगा हमको सी बताया कि ए जो है बी की पिटाई किया है। इसके आगे उससे आप क्या क्रॉस कर पाइएगा, ठीक है ना। इससे आगे तो उसका क्रॉस आप नहीं कर सकते हैं। वो तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि वो सी के मुंह से सुना कि ए जो है बी की पिटाई किया है, हाँ या ना। इसीलिए हम लोग उसको एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर? क्लियर? निशा क्लियर? आनंद क्लियर? हाँ, राहुल, फैजल, अर्पणा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलिएगा। आफ्ताब, अंशु, तहसीन, मौसमी, राज, ठीक है ना। अब आइए, तो क्या हमेशा जो हियर से एविडेंस है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि नहीं, यह आप लोग याद रखिएगा, इसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। ये आप लोग सेक्शंस लिख लीजिएगा, एक्सेप्शंस कहां कहां है, ठीक है ना। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस, ठीक है ना। इसका कुछ कुछ अपवाद है, हमेशा इसको एक्सक्लूड नहीं करते हैं हियर से एविडेंस को। तो कहां कहां इसको हम लोग जो है इसको इसकी जो वैल्यू ज्यादा देते हैं या इसका एविडेंटिव वैल्यू कुछ ज्यादा है, तो सुनिएगा। सेक्शन 6 में आप लोग लिख लीजिए सेक्शन, जब एलोबरेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 6, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, रेस जेस्टी। सेक्शन 6, ये टॉपिक आप लोग का बाकी है, ये अभी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सेक्शन 21, सेक्शन 21 में एडमिशन एंड कॉन्फेशन, इसको लिख लीजिए आप लोग, एडमिशन एंड कॉन्फेशन, सेक्शन 21। सबसे पहला सेक्शन 6 रेस जेस्टेड, इसका पूरा जो सेक्शन लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 21। नेक्स्ट सेक्शन आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कौन सा, सेक्शन 32। सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, या ऐसा विटनेस जो कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो ऑब्वियसली बात, जब कोर्ट में आ ही नहीं सकता है तो सब वो जो हियर से एविडेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एडमिट करते हैं, रेलेवेंट मानते हैं, एडमिट करते हैं हम लोग, सेक्शन 32। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 33। सेक्शन 33 एविडेंस इन फॉर्मर प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो पहले प्रोसीडिंग्स हो चुका है, ठीक है, उसके लिए जो एविडेंस उसका जो एविडेंस है, एविडेंस इन फॉर्मिंग प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 33। सेक्शन 60 का जो पहला प्रोविजो है, सेक्शन 60 का जो पहला प्रोविजो है, इसमें है स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट इन ट्रीटीज, स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट्स इन ट्रीटीज, सेक्शन 60 का फर्स्ट प्रोविजो। और सेक्शन 74, सेक्शन 74 74 स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये जितना सेक्शन अभी बताए हैं आप लोगों को, यह एक्सेप्शंस है, अपवाद है। हम लोग हियर से एविडेंस को हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस नहीं मानते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, यह बता दिए हैं।
इसकी बहुत ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है बता दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो ये सारा सेक्शन जो है वह एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयरसे एविडेंस। अभी जो आपको सिखा रहे थे कि रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयरसे एविडेंस, उसका यह एक्सेप्शन है, ठीक है ना, कि विटनेसेस नहीं डायरेक्ट होने के बावजूद भी इसको हम लोग एडमिट करते हैं, लायबल मानते हैं। 74 सेक्शन 74 लास्ट सेक्शन बताए, सेक्शन 74 स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है ना, वो चीजें सेक्शन 74 क्लियर हो गया। सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में कोई दिक्कत किसी को? 59 क्या कह रहा है? 59 एक ही बात कह रहा है क्या, कि जो ओरल एविडेंस है वो क्या होना चाहिए? सेक्शन 59 बोलिए, सेक्शन 59 क्या कह रहा है? कि किसी भी फैक्ट को हम लोग ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और सेक्शन 60 कह रहा है क्या, कि जो ओरल एविडेंस होगा मस्ट बी डायरेक्ट। तो उसके लिए क्या क्या चीज बता दिया है, कि जो देखा हो, जो सुना हो, ठीक है ना, उसके बाद सेंस से परसीव किया हो, या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन हो, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आती है इसके अंदर। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हेयरसे एविडेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। सेक्शन 59 और 60 आपका कंप्लीट, ओके। सेक्शन 59 और 60 आपका कंप्लीट।